now we are starting with your first chapter of company law. लास्ट क्लास हमने दो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिए, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लास्ट क्लास को एंड देन वी विल कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर टुडे. First chapter will tell you about what is company, which we have already discussed in the last class. I made you to write few notes about the company. So that is what is company. That company word is derived from the Latin word, and the concept of company is basically it's called as association of natural or artificial person joins together to do some business as a or business or other than businesses will also be called as company. Company section is 220, जो ये मैं लास्ट क्लास रिवाइज करवा रहा हूँ अभी आपको. सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 हमने लास्ट क्लास में सीखा था. कंपनी मींस एन एसोसिएशन ऑफ पीपल रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ प्रिवेलिंग इन द कंट्री. दैट वाज कंपनी. एंड आफ्टर दैट हमने कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इन विच वी स्टडीज अबाउट द व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड देन वी डिड द सैलोमन वर्सेस सैलोमन केस. आई होप वो केस लर्न है आपको. देन वी लर्न अबाउट व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी के केस के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी का मैंने आपको बताया था. उससे पहले एक केस और है हमारी बुक में, क्योंकि आज हम खाली जस्ट फर्स्ट चैप्टर के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको पूरा करेंगे, तो मैं कुछ केसेस बच गए हैं आपको वो केसेस करेंगे हम. द सेकंड केस विल टॉक अबाउट ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड. सुनो केस को, जस्ट लाइक सैलमन को सीखा आपने वैसे इसको सीखते हम खाली अभी पहले. What happens in the separate legal entity? Separate legal entity का मतलब होता है when we says that the business is different and the company is different. मैं अलग हूं और मेरी कंपनी अलग है. इसके लिए आज तक आपने सैलोमन का केस सुना था खाली फाउंडेशन बेसिस पे, एंड देन आगे बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारे केसेस हैं. तो उसमें से एक केस आता है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग. ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड नाम का एक केस है. व्हाट इज दिस केस इज ऑल अबाउट? ये केस क्या कहता है? ली वाज बेसिकली एक्सपर्ट पायलट. कहानी की तरह समझोगे तो केस याद हो जाएंगे, और इंग्लिश बनाना आपको आना चाहिए, और या फिर इफ यू आर स्टैंडिंग इन द कोर्ट आपको बोलना आना चाहिए. ठीक है, तो एज अ स्टोरी समझो इनको. ली वाज बेसिकली एक्सपर्ट पायलट. वो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन चलाता था. लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए अपना. उसने एक अपनी कंपनी खोली. उसने एक कंपनी खोली और उसके अंदर वो अपने आप को चीफ पायलट बनाया. उसने उस कंपनी के अंदर वो खुद क्या बन गया? चीफ पायलट बन गया. वो ली खुद उस कंपनी में चीफ पायलट बना, अपने आप को अपॉइंट किया उसने. एंड ही वाज अ एमडी आल्सो. कंप्लीट शेयर कैपिटल वाज विद ली. पूरी की पूरी शेयर कैपिटल ली के पास थी. एंड ही वाज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट वन शेयर. एक शेयर उसके पास नहीं था. वर्चुअल सारी शेयर कैपिटल ली के पास थी. देन ली क्या क्या बन गया कंपनी में? ली ने एक कंपनी खोली. ली उसके अंदर कंप्लीट वर्चुअल कैपिटल ऑलमोस्ट सारी अपने पास रखा हुआ था. मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस ही अपॉइंटेड हिमसेल्फ, रादर आई वुड से ही मेड अदर्स टू अपॉइंट हिम. सब कुछ उसी के पास था ना. ही मेड और आई वुड से ही अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज अ चीफ पायलट ऑफ द कंपनी. क्लियर? सो कंपनी का काम नाम क्या था? ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग. अब कंपनी के प्लेन चलाते वक्त ली एयर क्रैश में मर जाता है. ली एक एयर क्रैश में जिसकी डेथ हो जाती है. सिंस ही वाज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एज पर कंपनीज पॉलिसी एवरी एम्प्लॉय वाज इंश्योर्ड. हर एक एम्प्लॉय की इंश्योरेंस हुई हुई थी. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या उसको इंश्योरेंस क्लेम में ऑन जॉब मरने की वजह से क्या उसको क्लेम मिलना चाहिए? कंपनी के जो रेस्ट एम्प्लॉयज थे, रेस्ट डायरेक्टर से, उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं मिलेगा. ही वाज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. He was owning a whole virtual capital. He was the owner of the company and he was not the employee of the company. His wife went to House of Lord, that is कोर्ट. कोर्ट गई और उन्होंने बोला कि सर मुझे तो ये पैसा क्लेम चाहिए सिंस माय हस्बैंड वाज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. रीजन एज पर सैलोमन केस, नो वन इज ओनर ऑफ द कंपनी. कंपनी हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज अ पर्सनैलिटी. वो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है जो अपने सैलोमन वर्सेस सैलोमन में आप ही ने बोला. तो कंपनी तो एक अलग पर्सन है. क्या मेरा कोई मालिक हो सकता है? नहीं हो सकता. तो कंपनी का अलग पर्सन है और मेरा हस्बैंड एक अलग पर्सन था. एंड क्योंकि वो एक अलग पर्सन था तो ही वाज बेसिकली एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो उसकी वाइफ ने बोला. कोर्ट ने डिसाइड किया यस यू आर एग्जैक्टली करेक्ट. ली
एक एम्प्लॉय था कंपनी का और कंपनी अलग है, सो वेदर ली विल रिसीव द कॉम्पनसेशन और नॉट? यस, ली विल रिसीव. प्लीज रीड इट. थोड़ा सा पढ़ो इससे जल्दी से. Quick. Lee, a qualified pilot from a company named Lee Air Farming Limited, and he was holding all share except one. तो I was using the word entire virtual capital उसी के पास था. Read करो इसे जल्दी से. पढ़ा? क्लियर है? ठीक है. ओके. Next. So this was again a case for separate legal entity. Now the next one is limited liability. As I told you, कंपनी की लिमिटेड होती है liability up to what? कंपनी की liability कितनी लिमिटेड होती है? सर, कंपनी is liable only up to their paid up share capital. Share capital is paid up by two ways. एक होता है आपका जो आज तक आप ट्रेडिशनली पढ़ते आते liability by the share, जो शेयर से पढ़ते आते थे. एक होते कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली बच्चों को इसके बारे में नहीं पता कि लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है. सो नाउ लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू यू अबाउट द लिमिटेड बाय गारंटी, जो बच्चों को मुझे लगता है पता हो शायद. ओके, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कौन सी है? So for example, Mr. X and Mr. Y wants to start a 10 lakh company. They have contributed rupees 5 lakh each. So the company share capital is 10 lakh total, 5, and the liability of X and Y is not. That is, the company's liability is up to rupees 10 lakh. If the company incurs a loss of 10 crore, company will be still liable for 10 lakh up to their share capital. So company done. Now my next question is company limited by guarantee. You have heard about this concept? सुना पहले कभी company limited by guarantee? No, not heard. Company limited by guarantee. Company limited by guarantee. Anyone who can tell me? Raise your hand. Company limited by guarantee. Suppose Mr. X and Mr. Y wants to start a company. X ने 10 बोला, Y ने 10 बोला, गारंटी लेते हैं. चलिए ठीक है. कंपनी बनानी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की कंपनी. तो मैडम ने बताया कि 10 लाख रुपए एक्स की गारंटी लेगा और 10 लाख रुपए वाई गारंटी लेगा और कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई? 20 लाख. ये बात तो सबको पता है और मुझे भी पता है, ठीक है. बट अगला सवाल ये आता है, ये तो कागज पे हुई, कंपनी चलेगी कैसे? पैसा कहाँ है कंपनी के पास? ये तो आपने बोला मैं 10 लाख की गारंटी लेता हूं, ये तो किताबी बात है. व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल सिनेरियो? कंपनी में पैसा कहां से आएगा? आपने क्या बोला? आपने कहा कि 10 लाख एक्स गारंटी ले रहा है, 10 लाख वाई गारंटी ले रहा है, मैं 50 करोड़ की लेता हूं. समझ आया? मेरा ये मुद्दा है कि कंपनी की जब बैलेंस शीट बनती है तो शेयर कैपिटल की तरफ 10 लाख और 10 लाख 20 लाख आया. व्हाट अबाउट दिस कैश अकाउंट? ये कहां से आएगा? बैलेंस शीट इक्वल होती है कि नहीं होती है? बैलेंस शीट इक्वल होती है. ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी समझते पहले बनती कैसे है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी ऐसा बनेगा, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई वांट्स टू स्टार्ट अ कंपनी. मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं 5 लाख की गारंटी लेता हूं, मिस्टर वाई ने बोला मैं 5 लाख की गारंटी लेता हूं. ये गारंटी किसको ले रहे हैं? ये गारंटी लेंगे बैंक को. ये कंपनी को गारंटी नहीं लेते. ये रतन टाटा है और वो मुकेश अंबानी है, ठीक है. ये बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन है. ये अपनी रॉयल्टी को एनकैश करेंगे. रॉयल्टी कैसे एनकैश होती है? इन लोगों के लिए 5 लाख 50 लाख 50 करोड़ बहुत वैल्यू रखता है. समझो मतलब क्या है इसका? सर उनके लिए कैश बहुत वैल्यू रखता है. वो आइडल कैश कॉस्ट समझते हैं.
कि खाली पैसा पड़ा, कॉस्ट है मेरे लिए, तो इसके लिए वो क्या करते, क्यों ना अपनी गुडविल को हम एनकैश करें। तो ये गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कि क्या सर आप हमारी गारंटी में 5-5 लाख रुपया गारंटी लोन दे सकते हो किसी को। ऑफ कोर्स आई कैन गिव। तो इन्होंने कहा कि सर आप इस एक्स कंपनी को, ये कंपनी है, इस एक्स कंपनी को इन्होंने मुझे बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि सर मैं रतन टाटा, क्या आप इस कंपनी को मेरी गारंटी पे 5 लाख लोन दोगे। आई सेड यस। ही सेड मुकेश अंबानी, क्या आप मेरी गारंटी पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या आप इसको 5 लाख का लोन दोगे, मैं गारंटी लेता हूं। मैंने कहा यस। मैंने इनको लोन के फॉर्म में कितने दिए, 10 लाख, 5 + 5, गारंटी किसकी, इनकी। अब देखो फिर से बैलेंस शीट बनाओ कंपनी की। कंपनी की शेयर कैपिटल 5 + 5, 10 लाख, या उसको लोन बोलो आपकी इच्छा, चाहे शेयर कैपिटल, वो जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी लोन को, कैपिटलाइजेशन ऑफ लोन की जनरल एंट्री करनी, वो बात अकाउंट्स की बातें हैं। फॉर एग्जांपल लायबिलिटी साइड कितना आ गया अभी, 10 लाख। क्या कैश अकाउंट में भी है कंपनी के 10 लाख, बैलेंस शीट बराबर। अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। नाउ ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अब बनी है, इसमें शेयर कैपिटल नहीं होती है, ये लोन पे चलती है ज्यादा कंपनियां, इनमें शेयर कैपिटल नहीं होती है, ये कंपनी लोन पे चलती है, बैंक के लोन पे। तो बच्चों को समझ क्या रहता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब कि जो 2 डायरेक्टर बन रहे हैं वो लोग गारंटी ले रहे हैं। अरे तो वो गारंटी ले रहे हैं, सही बात है, वो गारंटी किसको ले रहे हैं, वो बैंक को ले रहे हैं। बीच में एक आदमी और है बैंक, क्योंकि कंपनी को काम करने के लिए क्या चाहिए, नगद चाहिए। वो नगद कहां से आएगा, आपने गारंटी ले ली, अच्छी बात है। अब आगे समझ, बीच में एक आदमी और होता है इसमें, बैंक। क्लियर। अब ये 10 लाख देने में कंपनी कैपेबल नहीं है। कल को कंपनी को लॉस हो गया 50 करोड़ रुपए का। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या बैंक, पहला क्वेश्चन, कंपनी 50 करोड़ का लॉस हो गया, फॉर हाउ मच कंपनी विल बी लायबल। 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कंपनी कितने तक के लिए लायबल होगी मैक्सिमम, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी अपनी गारंटी तक लायबल है। 50 करोड़ है, मेरे को मतलब नहीं, मैं लायबल हूं 10 लाख के लिए, फुल स्टॉप। दूसरा क्वेश्चन, वेदर बैंक विल बी एबल टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द कंपनी। कंपनी उसको मना करेगी कि मैं तो दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो कंपनी कितने तक के लिए बैंक को लायबल है। कंपनी तो बैंक को खाली 10 लाख देने को लायबल है। कंपनी ने कहा मैं नहीं दे सकती, कंपनी ने कहा मैं नहीं दे सकती। तो गारंटी का कॉन्सेप्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा लास्ट में, गारंटर श्योरिटी के नाम से। फॉर हाउ मच द गारंटर और द श्योरिटी, ईदर वन ऑफ द सेम, विल बी लायबल टू द बैंक। 5 एंड 5। अभी कंपनी ने दिए तो मैं जाऊंगा रतन टाटा के पास कि सर आपने गारंटी ली थी 5 लाख दो, और अंबानी जी आप 5, मुकेश अंबानी 5 लाख रुपया दो, बात खत्म। इज दैट क्लियर। गारंटी कंपनी समझ आई। तो गारंटी कंपनी कैसे फॉर्म होती है, गारंटी कंपनी इज बेसिकली फॉर्म ऑन पेपर, एंड इन दिस केस द पर्सन हु वांट्स टू, इज अ प्रमोटर, टेक्स अ गारंटी to the bank, and the bank gives the loan to the company, and through that loan the company get the cash and company start working. In case company makes any losses, in that case the losses, the company will be liable up to the amount of their capital to be repaid to the bank. And in case if the company is not capable of paying back the amount, in that case the guarantor or surety shall pay back to the bank. Is that clear? Okay. और शेयर कैपिटल तो सिंपल ट्रेडिशनल आपका, थोड़ा फास्ट हुआ, फिर से बताऊं गारंटी एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से समझो। इधर कंपनी लिमिटेड बाय, आई थिंक आ गया, किस किस को नहीं आया अभी, गारंटी किस किस को रहता है, ठीक है। कोई ऐसा ना शर्म की चीज नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। अगर किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, यू कैन रेज योर हैंड, आज में भीड़ इधर उधर देखना नहीं है कि मेरे अलावा कोई नहीं पूछ रहा है। अकेले ही आए थे इधर, अकेले ही जाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो। ओके, मेंटली इधर आओ, सुनो ध्यान से कि एक्स और वाई, मैं एक बैंक को, स्टेट बैंक को, इधर ध्यान से सुनो। फिर आप 2 एक्स और वाई, रतन टाटा एंड मुकेश अंबानी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या तो आप दोनों 5-5 लाख रुपए दो इस कंपनी को, तो कंपनी बन जाएगी कंपनी बाय शेयर कैपिटल। आप चाहते हो कि क्यों मैं 5-5 लाख रुपया लगाऊं, इस 5-5 लाख का माल खरीदूंगा, बेचूंगा मैं, मेरी इतनी अच्छी गुडविल है कि बैंक मुझे 0% पे इंटरेस्ट पे लोन देगा। तो आप दोनों बैंक के पास आए कि क्या 5 लाख और 5 लाख आप इस कंपनी को लोन दे दोगे आपके कहने पे। तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि ये सर आपकी गुडविल अच्छी है, आप रीपे पक्का करोगे, मैं इसको लोन देता हूं, बट आपके कहने पे दे रहा हूं, मैं नहीं जानता इसे। आपने कहा मैं गारंटी लेता हूं।
इस कंपनी में कितना कैश आया? 10 लाख। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, शेयर कैपिटल नहीं है इसमें, ये किस पे चल रही है? लोन पे, तो इसको गारंटी बोला गया। कल को कंपनी ने घाटा किया 50 करोड़ का और कुछ भी नहीं है कंपनी के पास, तो श्योरली कंपनी 10 लाख नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी ना। तो ये 10 लाख किसके पास जाएंगे लेने के लिए? बैंक तो पैसा मांगेगा, किसके पास जाएगा? गारंटर, कि भाई आपने गारंटी ली थी, कितने कितना? 5 और 5। आप मैक्सिमम कितने के लिए लायबल हुए? कंपनी ने 50 करोड़ का घाटा किया, आप लायबल कितने को? क्योंकि आपने कितने की गारंटी ली थी बैंक को? खाली 5। उस बैंक ने इनको दे दिया 50 करोड़ कि सर ये 2 सीईओ बैठे हैं इसके अंदर, मैं 50 करोड़ देता हूं इस कंपनी को। बैंक ने फिर आपके पास गई, मैं आया आपके पास कि सर 50 करोड़ रुपया दो, इसने मेरा लोन रीपे नहीं कर पा रहे ये लोग, और आप इसके सीईओ। तो आपका जवाब क्या होगा? मैं दूंगा पैसे, पर कितने? 5 और 5। क्यों? मैंने आपको 5-5 देने को बोला था, आपने बाकी जो दिया उसके लिए मेरी गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड अप टू गारंटी या लिमिटेड बाय गारंटी, एक ही बात। समझ आ गया? चले आगे। परपेचुअल ससेशन किया हमने, मतलब आप आओ जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे हम, आज एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। आई टोल्ड यू द लास्ट क्लास ऑल्सो कि सीए और सीएस में 2 ऐसे कोर्स है ना, रिपीटेडली ये क्वेश्चन कोई 50 बार आया ये वाला क्वेश्चन, की वो वैष्णो देवी वाला एक ट्रिप का बताया था ना मैंने, ऑल द डायरेक्टर वर्ग, वो अभी करवाऊंगा मैं थोड़ी देर में। Then common seal, as I told you, since the amendment of 2015, common seal क्या हो गया? Off हो गया. Then transfer of share. I hope you understand the company can buy the share and can transfer also by their own name. Then the separate property. अभी बहुत सारे cases आने वाले हैं क्योंकि इसमें number of cases हुए. People don't digest that how a company can purchase the property in its own name. क्योंकि आप बेसिक से पढ़ के आते हो कि पार्टनरशिप जो है अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकती, है ना? कौन से केस में पढ़ा था? नारायण अप्पा वर्सेस किसना भास्कर अप्पा। ये केस कहता है कि पार्टनरशिप कभी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकती। पार्टनरशिप फॉर्म की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो किसके नाम पे है? पार्टनर के नाम पे है, बट रहेगी किसकी? वो फॉर्म की, बट है मेरे नाम पे। बट एक नया कॉन्सेप्ट सडनली जंप होता है और कहता है कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती, कंपनी अपने नाम पे खरीद सकती है। तो एक बहुत साल लगे लोगों को ये चीज डाइजेस्ट करने में और गवर्नमेंट को ये चीज समझाने में कि कंपनी एक पर्सन है। कई लोगों को अभी भी उस चीज से आपत्ति होती है, आपत्ति इन द सेंस दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। यू हैव, मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट कि कंपनी एक पर्सन है, 50 बार मुझे बोल दिया है, बट फिर भी समझ में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि कंपनी पर्सन क्यों है, वो जो चीज हमें दिखती नहीं है, उस वजह से हमें थोड़ा लेट समझ आता है। ठीक है, एक केस हुआ, केस था RF पेरुमल वर्सेस H जॉन डेविस। RF पेरुमल वर्सेस H जॉन डेविस, क्या केस था? RF पेरुमल वर्सेस H जॉन डेविस ने ये बोला, भाई कंपनी में उस आदमी ने, फॉर एग्जांपल आप 3 जनों ने मिलकर कंपनी बनाई, X Y और Z ने मिलकर एक कंपनी बना दी। ठीक है, समझो X Y, ये सब नोट्स मिलेंगे आपको। जो किसी को अगर डिजिटल कॉपी चाहिए तो आज ही ले लेना मुझसे, मेरे पास है। कल मिली थी ना, किसी सिक्योरिटी लॉ मिला था क्या? EBCL जो भी मिला। हाँ, अरे वो जिप है भाई, जिप को खोलना पड़ता है, होएगा वो। ठीक है, तो थोड़ा फेसबुक से आगे बढ़ो, और भी सॉफ्टवेयर है जिंदगी में। ठीक है, एनीवेज, सो वो ये जो है ना, सारा एंड्रॉइड फोन में खुलता है, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। किसी का खुला? हाँ, तो हुआ ना इतने लोगों का। ठीक है, चलो इसका भी मिल जाएगा, डोंट वरी, नोट्स सारे, बट हाँ नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहना। नाउ तो पेरुमल में क्या केस में क्या हुआ कि एक कंपनी बनाई XYZ ने, और इस कंपनी के पास 10 करोड़ की संपत्ति थी। ठीक है, लगभग काम करते करते इसमें से एक डायरेक्टर उठ के यार उसने कहा कि ये कंपनी की 10 करोड़ की 10 संपत्तियां, माना एसेट्स है 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। पुणे में उनकी एक एसेट्स थी 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, फार्म हाउस था कंपनी का, एम्प्लॉयज ठहरते थे उसके अंदर जब बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाते थे। तो ये आदमी को पुणे शिफ्ट होना था, एक डायरेक्टर को, तो इसने कंपनी के फार्म हाउस में जाके स्टे किया, और स्टे किया मतलब वहीं घर बना लिया। तो फिर बाद में ऑब्जेक्शन है कि आप यहां नहीं रह सकते। इसने कहा कि मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, और क्योंकि मैं कंपनी का मालिक हूं और ये फार्म हाउस किसका है? कंपनी का, और मैं तो उस कंपनी का भी मालिक हूं, तो ये फार्म हाउस किसका हुआ? मेरा हुआ।
क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? कंपनी ने हमने लास्ट क्लास में आपको क्या कहा था कि फर्स्ट चैप्टर में कंपनी लॉ में आप मानोगे कंपनी क्या एक स्लेव है, दासी है, वो बोल सकती है, अजम्पशन लो कि कंपनी बोल सकती है। तो कंपनी ने उठ के बोला कि तू मेरा मालिक नहीं है, मैं एक इंसान हूं, मैं एक पर्सन हूं, इंसान नहीं, मैं एक पर्सन हूं, और ये वो घर मेरा है, तुम्हारा उसमें कुछ हिस्सा है, तुम पूरे के मालिक नहीं हो, तुम कुछ पोर्शन में हिस्सा है तुम्हारा, फाइनेंस किया हुआ इसमें, या तुम एक डायरेक्टर हो, तुम काम कर रहे हो मेरे अंडर, तुम जस्ट मुझे डायरेक्शन दे सकते हो, तुम मेरे मालिक नहीं हो, तुम जस्ट मुझे डायरेक्शन दे सकते हो, यू आर नॉट माई ओनर। तो सवाल उठा कि क्या ये प्रॉपर्टी उस पर्सन की है या नहीं है। टिल द टाइम, आंसर आया टिल द टाइम कंपनी इज कंटिन्यूइंग, टिल द टाइम कंपनी इज कंटिन्यूइंग मतलब जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी जिंदा है आप उस प्रॉपर्टी के मालिक। क्यों? तुम अलग, मैं अलग, मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती हूं। मैं सर पार्टनरशिप तक की प्रॉपर्टी पार्टनर की नहीं होती एब्सोल्यूट, उसमें भी नीचे लाइन लिखी हुई है लक्ष्मण दास गुलाब देवी में। लक्ष्मण दास गुलाब देवी ने क्या बोला केस ने कि सर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी डेफिनेटली पार्टनर के नाम पे होती है, बट पार्टनर कैन नॉट यूज देयर बाय देयर ओन विश, वो एक जस्ट उसके नाम पे है प्रॉपर्टी किसकी? पार्टनरशिप की। तो केस ने क्या बोला, ध्यान से सुनो पेरूमल ने ऊपर, इट वॉज हेल्ड दैट no member can claim himself to be the owner of the company's property during its existence or its winding up। जब वाइंडिंग अप का ना एक बच्चों को समझ आता है कि वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी खत्म हो गई, है ना, वाइंडिंग अप का मतलब कंपनी खत्म नहीं, ऐसा नहीं होता है। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी जिंदा है, वाइंड अप कंपनी को नहीं करते, वाइंड अप फॉर्मेलिटीज, वाइंड अप काम को कर रहे हैं। वाइंड अप को ऐसे समझो, वाइंडिंग अप का मतलब होता है हमेशा लाइफ के लिए, नॉट दिस सब्जेक्ट, ये पूरा मीनिंग गलत समझते हैं बच्चे। वाइंडिंग का मतलब कंपनी खत्म, कंपनी खत्म होती है डिसोल्यूशन में, पहला लिक्विडेशन, पैसा लाओ, लिक्विडेशन मतलब एसेट्स बेचो पैसा लाओ। वाइंडिंग अप का मतलब क्या हुआ, जो वो पैसा आया उससे आउटसाइड लायबिलिटीज को, तो काम खत्म करो। वाइंड अप किसको करना है? पेंडिंग काम को। और अगर आप कुछ सरप्लस बच गया अभी भी आपके पास, तो कंपनी तो अभी भी जिंदा है, शुरू करो। और अगर आप चाहते हो नहीं कंपनी को मरना है, कंपनी को खत्म करना है, जो वो सरप्लस बचा हो किस में बांट दो? शेयर होल्डर्स में बांटो, और कंपनी को हमेशा के लिए मार दो। बट अभी क्या है, कंपनी एग्जिस्टेंस या वाइंडिंग अप, इसका मतलब क्या, कंपनी अभी भी जिंदा है। तो जिंदा रहते हुए आप उसके मालिक नहीं बन सकते, वो खुद मालिक है। Okay, it was held that no member can claim to be the owner of the company's property during its existence or in its winding up. Full stop. A member does not even have an insurable interest in the property of the company. मतलब अगर प्रॉपर्टी को कुछ हुआ तो मुझे क्लेम मिलेगा नहीं? सर कुछ भी नहीं है आपका, प्रॉपर्टी किसकी है? वो कंपनी की। इज दैट क्लियर? तो आप उस फार्म हाउस में नहीं रह सकते, रहना है तो भाड़ा देना पड़ेगा, अगर कंपनी मांगेगी तो आपको देना पड़ेगा। यू कांट से दैट ये मेरी कंपनी है, मैं इसका मालिक हूं तो प्रॉपर्टी भी मेरी है। प्लीज आस्क क्वेश्चंस ओवर हियर इफ यू हैव। इज दैट अ सिंपल? आर केस के नाम याद करने पड़ेंगे आपको। आर एफ पेरूमल वर्सेस एच जॉन डेविन। क्या कहा था? अच्छा, क्या एग्जाम में ऐसा ही कोई आएगा, आपको पूछा जाएगा कि काइंडली एक्सप्लेन आर एफ पेरूमल वर्सेस एच जॉन डेविन? कभी नहीं। आपको वो सिचुएशन देंगे इस टाइप की लगभग, वो भी एकदम सेम नहीं देते हैं, 70 to 80% सिमिलर सिचुएशन देंगे। फिर आपको पूछेंगे काइंडली बीइंग अ प्रोफेशनल गिव योर व्यू दैट व्हाट इज योर आंसर ऑन दिस, एंड टू सपोर्ट योर आंसर राइट सम कोर्ट केस। ठीक है, तो सबसे लास्ट में खाली आपने फिर ये लिखना है एज पर द गिवन केस इन द कोर्ट केस ऑफ आर एफ पेरूमल। वो मैं लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखना आपको। क्लियर? बढ़े आगे? अच्छा, ऐसे एक और केस हुआ, ऐसे एक और केस हुआ, ये केस इंडिया का है जो अभी आ रहा है। मिसिस बच्चा मिसिस बच्चा
ई गुजर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे। ठीक है, भारत वाले केस पता चल जाते हैं अलग से, लक्ष्मण देवी, गुलाब देवी, चिन्नैया, रमैया। ठीक है, पढ़े अपने काफी भारत के भी केस। ठीक है, ऑलराइट। तो क्या हुआ था गुजर के केस में, ध्यान से समझो, पहले एक सिचुएशन समझानी पड़ेगी मुझे इस केस में आपको। जब हम टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब हम टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो टैक्सेशन सब्जेक्ट में एक चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर इनकम, एक चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर, तो पहले उसको समझना है हमें। तो ध्यान से इधर समझो पहले मेरी तरफ। ठीक है, तो टैक्सेशन सब्जेक्ट में एक चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, सुनो। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट किया कि आपसे टैक्स हम नहीं लेंगे। एग्जम्प्ट है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, 10 सबसेक्शन 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंडियन एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान से आने वाली नहीं, हम अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए भारत के एग्रीकल्चर इनकम किसानों की माफ करते हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़े से इंटेलिजेंट लोग आए, उन्होंने कहा कि सर व्हाट अबाउट रबर। रबर जो है वो जमीन से उगाया जाता है, वो भी एग्रीकल्चर है, जमीन से उगने वाली हर एक चीज अगर एग्रीकल्चर है तो रबड़ भी एग्रीकल्चर है। बट रबड़ एग्रीकल्चर आप खा नहीं सकते रबड़ को, एक इंडस्ट्रियल टाइप का प्रोडक्ट हो गया ना, तो बेरिंग बनने में या कुछ एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल टाइप की चीजें इंसानों के लिए नहीं है ये, बट है जमीन से उग रहा है, तो डिस्प्यूट पहला। दूसरा, टी, चाय। चाय डज नॉट गिव एनी टाइप ऑफ विटामिन, चाय से विटामिन नहीं मिलता, मतलब हाँ ये जिंदगी है बहुत लोगों की, बट इससे विटामिन नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के तो मतलब बहुत एक मतलब शायद आपकी जनरेशन तो नहीं, आपसे ऊपर की जनरेशन में, ठीक है, उनको चाय ना मिले तो दे स्टार्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं थोड़ा वो, अगर उनको ब्लड सैंपल है तो चाय पहले आती है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, उनका टाइम फिक्स होता है। ठीक है, आई व्हेनेवर भी मतलब काफी सारे लोग मिलते हैं, जैसे हम सेमिनारों में जाते हैं तो वो कुछ भी कितना भी इंपॉर्टेंट चल रहा है वो घड़ी देख रहे होते हैं बार बार। ठीक है, तो मैटर वो 4-5 रुपए की चाय नहीं है, उसके लिए उनकी बॉडी ना उससे अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो चाय जो है वो बेसिकली कोई न्यूट्रिशन, कोई विटामिन नहीं देती, ये कोर्ट ने भी बोला। एक चैप्टर पढ़ोगे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ईवीसीएल का पार्ट बी के अंदर एक सब्जेक्ट आपका चैप्टर है एसेंशियल कमोडिटी में, उसमें लोगों ने बोला चाय एसेंशियल कमोडिटी है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, कोर्ट तक चला गया केस। ठीक है, कोर्ट ने कहा इट्स नॉट, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको आपके कोर्स में, कोर्ट ने कहा टी इज नॉट एसेंशियल, टी इज नॉट अ कमोडिटी इवन। कोर्ट ने कहा टी डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये एसेंशियल नहीं है। न्यूट्रिशन वाली चीजें आपके लिए एसेंशियल है, दालें, नमक, ये है। चाय कौन सा न्यूट्रिशन, चाय तो आपके लिए नशा है बेसिकली। तो चाय जमीन से उगाई जाती है, टी बागान, तो ये भी एक डिस्प्यूट आया। कॉफी, टी, कॉफी, रबर, तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम माने या ना माने, ये डिस्प्यूट आया। तो इस डिस्प्यूट पे ये डिसाइड हुआ कि एक काम करते हैं, कुछ परसेंटेज इसकी हम एग्रीकल्चर कर देते हैं और कुछ परसेंटेज इंडस्ट्रियल कर देते हैं। तो इस केस में जो डिसाइड हुआ 60-40 का रेशियो लगभग डिसाइड हुआ, किसी का 35 किसी का 65, ऐसा जो अभी हम केस पढ़ रहे हैं ये 60-40 के ऊपर है। तो एक आदमी था, तो जो मिसिस बच्चा गुजर है, उसने क्या किया, उसने एक एग्रीकल्चर इनकम कमाई, उसने एक एग्रीकल्चर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। चाय बनाने वाली कंपनी थी टाटा टी, टाटा टी के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया। टाटा टी कंपनी ने टी बेच के 1 लाख रुपया कमाया, एक हाइपोथेटिकल अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको। और मिसिस बच्चा गुजर को उन्होंने कुछ डिविडेंड के फॉर्म में पेमेंट किया, उनको कुछ डिविडेंड मिला। मिसिस गुजर ने ये बोला दैट सर क्योंकि ये एग्रीकल्चर कंपनी से मिला हुआ पैसा है, कायदे से तो मैं पूरा ही माफ मानूंगी, बट फिर भी आप कहते हो कि 60-40 है अगर, ठीक है, और आपने 1 लाख रुपए का डिविडेंड मुझे दिया, एग्जांपल मिसिस गुजर को 1 लाख का डिविडेंड मिला, तो वो कहती है कि सर 60,000 माफ कर दो। क्यों? कहते सर एग्रीकल्चर इनकम है। फिर से कि एक लेडी ने एक एग्रीकल्चर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट डाली, एग्रीकल्चर कंपनी की 60-40 का रेशियो के अंदर इनकम डिवाइड की हुई है, इनकी खाली टी, कॉफी और रबर की। इनकम टैक्स ने ये बोला कि 60% तो आपका क्या है एग्रीकल्चर इनकम और 40% क्या है आपका इंडस्ट्रियल, तो 40% पे टैक्स दो और 60% पे आपको
माफ है। ये है एग्रीकल्चर कंपनी वाली के लिए, इस टाइप की एग्रीकल्चर 3 एक्टिविटी। तो मिसिस गुजर ने क्या किया, चाय बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया और उससे उसको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिला, जिसपे गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा। तो उसने रिटर्न में बोला कि सर इट इज अ कंप्लीट एग्रीकल्चर इनकम, जो चलो आप नहीं मानते तो आपने तो 60-40 तो खुद ने बोला है, तो इट इज 60% ऑन एग्रीकल्चर है। 40,000 रुपए मैं टैक्स देने को तैयार हूं, 60,000 माफ करो मेरा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2 बातें बोली, ठीक है, कि पहली बात तो हम 60-40 का रेशियो लेंगे, जो कि पहले से बोला। दूसरी बात कि सर आप कंपनी, आपको जो पैसा मिला ना, आपको जो पैसा मिला वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, आपकी इनकम क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम है। बीच में एक पर्सन और है, कंपनी नाम का एक पर्सन है, उसको मत भूलो, देयर इज अनदर पर्सन, और वो है कंपनी। एग्रीकल्चर इनकम किसकी है, कंपनी की, उस पर्सन की है। आप एक अलग पर्सन हो और आपकी इनकम कौन सी है, आपकी इनकम है इन्वेस्टमेंट रिटर्न इनकम, जिसको बोला जाता है डिविडेंड इनकम। तो आपको अदर सोर्सेज हेड के अंडर डिविडेंड के ऊपर जो भी टैक्स बनता है चाहे माफी है, बट आपकी इनकम डिविडेंड इनकम है, ना कि एग्रीकल्चर इनकम। तो यहां पर फिर से बताया गया कि आप अलग हो और कंपनी अलग है, कंपनी की खुद की आइडेंटिटी है। प्लीज रीड द केस नाउ। बच्चा ये वाला मिसिस बाचा ई गुजर का केस देखो। द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब होता है जो केस फाइल करता है। किसने किया, गुजर ने। किसके सामने किया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स का रोल है ना इधर। ओके देखो, received certain amount of dividend in request of in respect to some share held by her in the tea company। टी कंपनी के कुछ शेयर्स के बदले उसको कुछ पैसा मिला। The agriculture is exempted from the payment of income tax as the income of tea company is partly agriculture, मतलब 60 agriculture और 40 industrial है, therefore liable to pay tax on the extent of only manufacturing of, that is 40% पे टैक्स देना था खाली। आगे, the plaintiff claimed that the dividend income in her hands should be treated as agriculture income up to 60%। जो मैंने आपको कहानी बताई, उसने कहा कि 60% मेरी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है, उसको माफ करो, बाकी पे टैक्स दे दूंगी। समझ आ रहा है ना, पक्का। ओके आगे, तो जजमेंट क्या है कोर्ट का। कोर्ट ने कहा द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दो द इनकम ऑफ टी कंपनी इज एंटाइटल्ड टू एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू 60%, being partly agriculture, the same income if received, the same income if received when received by the shareholder in the form of dividend can't be regarded as agriculture income, can't be regarded as a agriculture income for the assessment of income tax. It was further observed that the Supreme Court held that shareholder does not treat as a part of owner of the company or its property। shareholder owner नहीं है कंपनी के, shareholder अलग है, कंपनी अलग है। तो आपके हाथ में जो इनकम है उसका नाम क्या है, डिविडेंड इनकम। अच्छा, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो ना कहीं डिविडेंड वर्ड लिख देंगे, तो आपको कौन सा, जैसे सेपरेट प्रॉपर्टी के बहुत सारे केसेस है, तो सिचुएशन बट सबकी अलग अलग है। तो अगर आपको डिविडेंड टाइप वाला कोई केस सिचुएशन आए तो आपको कौन सा केस लगाना है, ये बच्चा गुजर वाला लगाना है। अच्छा, अगर ये जो पहली सिचुएशन आई थी कि एक आदमी है वो क्लेम कर रहा है कि वो ओनर है कंपनी की प्रॉपर्टी का, RF पेरूमल, अगर एक आदमी पैसा नहीं दे रहा क्रेडिटर का और सिक्योर डिवेंचर होल्डर बन के खुद ने पैसा ले लिया, सैलोमन वर्सेस सैलोमन। अगर एक आदमी एनिमी कंपनी, एनिमी के हिसाब से डेमलर, एक और है उसका केस कैनन का, 2 केस है उसमें, कोई भी लगा सकते हो आप, दोनों में 2 केस है उसमें। इज इट क्लियर, चले आगे। देन कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी, ठीक है। देखो आगे एक केस है दिसंबर 2016 का, एक केस है जिसमें बोला, मिला थोड़ा विजिबिलिटी अगर कम है मैं बोल देता हूं। 6 पर्सन्स आर द मेंबर ऑफ टैप प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी के 6 लोग मेंबर हैं। ऑल ऑफ देम वेंट टू यूएसए ऑन अ प्लेजर ट्रिप बाय एरोप्लेन। पहले लास्ट क्लास में वैष्णो देवी जा रहे थे ना जो, वो यही है, ठीक है। तो वो रिलीजियस ट्रिप था, नाउ वी आर गोइंग फॉर अ प्लेजर ट्रिप। ऑन द वे द प्लेन क्रैश्ड एंड ऑल द 6 मेंबर डाइड। लास्ट क्लास में एक जिंदा रह रहा था। डज द टैप प्राइवेट लिमिटेड स्टिल एग्जिस्ट? सर एक मिनट, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का है। तो प्रॉब्लम कहां आती है, प्रोफेशनल कोर्सेज में लेंथ बनाने में। तो आंसर इज यस,
भावनाओं में और जज्बाती होके यस से शुरू मत करना क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिखा आता है, अब गलत लिखना शुरू, यस, और फिर आपकी जो राइटिंग है वो यस के फॉर्म में जा रही है, ठीक है। तो आराम से रिलैक्स होकर शुरू करना है क्वेश्चन को, जिससे लेंथ बनती जाए। कल एक पैरा नहीं समझाया था लेंथ वाला, जिसमें हम एक लाइन में खत्म कर दे, पर उसने कहा कि इन दिस 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 एंड दिस, थोड़ा सा, हाँ, तो थोड़ा सा आराम से आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा आराम से। अब पहले तो इसका केस याद करना आपको कि इसमें केस कौन सा लगाओगे आप, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, परपेचुअल ससेशन का लगेगा। आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी का केस लगा सकते हो इसमें कोई, ठीक है, अगर पूछा है तो, बट पूछा नहीं इसके अंदर। चलिए आंसर बोला, अ कंपनी इज बॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कैन बी टर्मिनेटेड और वाउंड अप ओनली बाय द सेम प्रोसेस। कंपनी जो है वो लीगल प्रोसेस से ही जिंदा होती है और लीगल प्रोसेस से ही कंपनी को खत्म किया जा सकता है। द लाइफ इज नॉट impacted by the death, insolvency, retirement, admission, etc. of shareholder or directors. Members may come or go, directors may come or go. It will not affect the existence of the company. That is, if even if all the member die except one, or even all member die, it will still not affect the existence of the company. There will be two options. One, the remaining the existing directors or promoters legal here will hold the company, or they will create the new director or promoter if they are incompetent. In case if they do not do, then the central government will interfere and they will create a new director within a period of, on the, it could be on the request of shareholder. सर shareholder है कंपनी में, अगर नहीं है तो प्राइवेट है तो उनकी फैमिली बोलेगी, since is a tab is a private company तो उनकी फैमिली बोलेगी। नीचे बोला, it is due to the perpetual existence of the company. In the present case, TAB Private Limited does not cease to exist even by the death of all its shareholder. Clear? तो मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये बहुत बार आता है, अलग अलग नाम बदल देते किधर। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये आपको पता है क्या होता है, रीड करो, एग्जाम्पल गिवन है एक जल्दी से। नहीं है विजिबल। ABC Limited had been registered by the Registrar of Companies on 1st Jan 2015. At the time of registration, 7 members subscribed their names to fulfill the statutory requirement of incorporation. 7 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। After the registration, ABC Limited shall be held responsible for act on behalf of company members, director of the company, and shall not be held responsible for any act of ABC Limited. तो ये सिंपली ये है जो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है घूंघट, वेल का मतलब घूंघट, कॉर्पोरेट वेल का सेपरेट लीगल एंटिटी, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब लिफ्टिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेम मीनिंग होता है। नाउ कॉर्पोरेट वेल कितने केस में लिफ्ट होती है? 2। नंबर 1, जो हमने लास्ट क्लास में नोट्स बनाए थे वो सब लिखे हुए इसमें, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जिसको डिटेल में स्टैच्यूटरी प्रोविजंस कब कब हो सकते हैं, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, अपना नाम और अदर रीजंस। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन के केस में कब कब, सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर आप कंपनी बनाते वक्त आपने फेक डॉक्यूमेंट्स देके कंपनी बनवा ली, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। मेंबर्स बिकम पर्सनली लायबल वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन देके, हो सकता है ना, गलत अपने आईडी कार्ड में छेड़छाड़ करके आपने कंपनी बनाई तो गलत है, वो कॉर्पोरेट में लिफ्ट होकर खत्म हो सकती है कंपनी। अगर आपने fraudulent application for removal of the name of the company, that is where it is found that the application by the company has been made with the object of evading the liabilities of the company. कंपनी किस लिए बनी है? कंपनी बनी है लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटीज से बचने के लिए। केस कौन सा लग सकता है?
सर डिंचो, सर डिंचो। और एक केस अभी मैं बताता हूँ 2 मिनट बाद में। कंपनी अपनी लाइबिलिटीज से, एक भावनगर का केस हुआ था, भावनगर गुजरात का, ठीक है। उस कंपनी बड़ी स्मार्ट मैनेजमेंट था उस कंपनी का, मतलब उतनी सोच किसी की जाएगी नहीं जितनी उनकी चलेगी। भावनगर एसोसिएशन ऑफ वर्कमैन भावनगर वर्सेस एसोसिएशन वर्सेस भावनगर इंडस्ट्री का एक केस था। केस में क्या हुआ दैट कंपनी के पास अच्छा वाला प्रॉफिट था। इफ द कंपनी हैज गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी नीड टू पे बोनस टू द एम्प्लॉइज। अगर कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट है तो कंपनी को बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी काफी सालों तक बोनस देती थी। 1 साल में कंपनी ने अपने कंपनी का प्रॉफिट्स रिजर्व सारे एक नई कंपनी बनाई, उस कंपनी में पुरानी कंपनी के 2 लोगों को डायरेक्टर बना दिया, ठीक है। और समझ आया क्या किया, सारा प्रॉफिट्स उस कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। आइडल उस कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, उस कंपनी के पेरोल पे कोई एम्प्लॉय नहीं है। और जब इस बार बोनस उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया। जब पूछा गया कि बोनस क्यों नहीं अनाउंस किया, पूरे साल से कंपनी इतना काम कर रही है, तो उन्होंने बोला कि इस बार कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए, विच वॉज नॉट डाइजेस्टेबल बाय द पीपल। जो थोड़ा डाइजेस्ट होने में मुश्किल था लोगों के लिए कि इतना काम चल रहा है, प्रॉफिट कैसे नहीं हुआ। जब उनको ऑडिट करके चेक करवाए गए तो ये देखा कि करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है, बट इस कंपनी के पास नहीं है वो प्रॉफिट चला गया इन्हीं के सिस्टर कंसर्न के पास, दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया। और अब चाह के भी इस कंपनी से अब आप बोनस ले नहीं सकते, क्योंकि इस कंपनी को ऐसा प्रॉफिट, उसने डोनेट कर दिया सारा पैसा उधर, और सेम ही डायरेक्टर उसमें थे। नाउ सवाल ये उठा कि क्या ऐसा कंपनी कर सकती है, ठीक है, क्या ये कंपनी कर सकती है। तो नॉर्मल लॉ में तो आया हाँ कर सकती है ट्रांसफर, पर फिर देखा कि कंपनी ने ऐसा काम क्यों किया। कंपनी ने ऐसा काम किया टू रिफ्रेन फ्रॉम द लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोनस, कि आपको बोनस देना पड़ेगा। उससे बचने के लिए आपने एक नई एंटिटी क्रिएट की और उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो क्या ये इसमें फॉल कर सकता है सेक्शन 251 सब सेक्शन 1 में, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन वाले में, कि आपने एक कंपनी फ्रॉड के लिए बनाई, आपने एक फ्रॉड एप्लीकेशन दिया। कंपनी का एप्लीकेशन किस लिए आया, फ्रॉड के लिए आया। क्यों, क्योंकि आप चाहते थे कि लायबिलिटी को आप इवेड करो, ना दो इसके लिए। तो फॉर दैट पर्पज आपने ये कंपनी बनाई थी। Workmen employed in the Association Rubber Industries Limited Bhavnagar versus the Association of Rubber Industry Limited Bhavnagar and another. केस के फैक्ट्स क्या थे, द कंपनी वॉज क्रिएटेड होली एंड प्रिंसिपली कंपनी, नो एसेट्स, उस कंपनी में कोई एसेट्स नहीं है, एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय द प्रिंसिपल कंपनी, प्रिंसिपल कंपनी के ट्रांसफर के अलावा उसमें कोई पैसा कोई एसेट्स नहीं है, दैट्स द ओनली प्रिंसिपल अमाउंट ट्रांसफर है। और नीदर एनी ट्रांजेक्शन इज देयर एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ मनी, के अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी। दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द प्रॉफिट इनटू 2 हैंड्स, प्रॉफिट्स को बांटने के लिए 2 जगह करने के लिए उसने ये कंपनी बनाई, एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द ऑब्लिगेशन टू पे द बोनस, कि बोनस ना देना पड़े। जजमेंट आया तो ये जो एसोसिएशन ऑफ वर्कमैन थी ये कोर्ट चली गई, उन्होंने कहा सर हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा प्रॉफिट वहां ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, ठीक है। कोर्ट का क्या जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट of India held that a new company was formed as a device to reduce the gross profit of the principal company, main company, and thereby reduces the amount to be paid by the way of bonus to worker. The amount of dividend received by the new company should therefore be taken into account as assessing the gross profit of the company. उन्होंने क्या बोला, lift the corporate veil और दोनों कंपनियों को एक कर दो, उसका और इसका प्रॉफिट एक बनाओ और फिर बोनस दे दो, क्योंकि वो कंपनी बीच में हटा दो। क्यों बनाई आपने, तो फेक एंटिटी है ना वो, तो उस फेक एंटिटी की कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करो, देखो कि कौन है ओनर अब, ठीक है। फिर से जाते हैं, चलिए और कब कब हो सकता है वो देखते हैं हम। ओके, अदर रीजंस की वजह से भी हो सकता है आपका लिफ्ट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी एक नाम की चीज होती है, दैट इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में भी आपके केसेस होते हैं। क्या होता है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का मतलब, कोर्ट के जजमेंट्स। ओके, ये यहां तक तो अभी लास्ट क्लास की रिवाइज हो रही है, मैं बता देता हूँ। ये सारा सब कुछ आपने लास्ट क्लास में किया हुआ है। आज का कॉन्सेप्ट तो इलीगल एसोसिएशन करना है, ये बस लास्ट क्लास चल रही है अभी,
सो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और मिसकंडक्ट के लिए एक केस सुनो ध्यान से, जॉन वर्सेस लिपमैन 1962। जॉन वर्सेस लिपमैन, नाम से समझ आ रहा है अपना नहीं है ये केस, बाहर का है, ठीक है। जॉन वर्सेस लिपमैन केस में क्या हुआ था, ध्यान से सुनो इधर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फाउंडेशन या बेसिक लॉ में आपने एक बात सीखी है, स्पेसिफिक रिलीफ नाम का वर्ड सुना आपने, सुना? व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ? 2-3 लाइनें थी अगर याद हो, और जब जब मैं पढ़ाता था तो तब तब बोलता था कि आगे लेवल पे इसका सवाल आएगा। स्पेसिफिक रिलीफ याद दिलाता हूं मैं आपको कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ कब कब मिलना पड़ेगा और कब कब नहीं मिलता, अगर पॉसिबल नहीं है देना या फिर कोर्ट का सुपरविजन चाहिए होता है किसी चीज में, और कब कब मिलना पड़ेगा आपको, जब तक फॉर एग्जांपल अगर किसी जमीन से मेरी फीलिंग्स अटैच है, हाँ ये याद आया थोड़ा, कि अगर किसी जमीन से मेरी फीलिंग अटैच है तो मुझे वही जमीन चाहिए, फिर मेरी पुश्तैनी हवेली है, याद आया, मुझे तो वही जमीन चाहिए, मुझे उसके बदले पैसे नहीं चाहिए, तो वो क्या हुआ, स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक मतलब मुझे तो वही चाहिए, ठीक है। चलो वो उस कॉन्सेप्ट से याद करते हैं हम थोड़ा सा। बट अगर वो दे ही नहीं सकते सर, मेरे पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं तो मैं कहां से दूं, तो पहले इसका बैकग्राउंड समझो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मुझे सौदा किया कि मैं ये बिल्डिंग इनको 10 करोड़ रुपए में सेल करूं, इसके अगेंस्ट मैंने इनसे 1 लाख रुपीस का अर्नेस्ट मनी, मतलब बयाना, अपनी लैंग्वेज में बयाना, अर्नेस्ट मनी और एडवांस मनी रिसीव कर लिया। अब मुझे ये प्रॉपर्टी इनको देनी है। मुझे मिस्टर वाई से एक ऑफर आया कि ये जमीन के मैं तुम्हें 17 करोड़ देने को तैयार हूं, तो अब मेरा मन तो लालच में आ गया, ठीक है। क्यों? अगर मैं इसको मना करूंगा तो मुझे 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, वो मैं देने को तैयार हूं, बट ये कोर्ट चला जाएगा। कोर्ट में जाके ये क्या कहेगा, ध्यान से सुनो, कोर्ट में जाके क्या कहेगा कि हमारा इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेलर का इस बिल्डिंग के लिए, और इस बिल्डिंग को इनको मुझे देना पड़ेगा क्योंकि इससे मेरी फीलिंग्स अटैच्ड है। समझ आया? इस बिल्डिंग से मेरी फीलिंग्स अटैच्ड है, ये मेरी पुश्तैनी हवेली है, या सम रीजन से स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए मुझे, तो फिर से पहले तो समझना पड़ेगा व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए सौदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही चीज एज इट इज देनी पड़ेगी, उसके बदले पैसा सफिशिएंट नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक रिलीफ ना। अब इनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस बिल्डिंग के लिए हुआ और मैं इस बिल्डिंग को देना नहीं चाहता, बट ये कोर्ट जाके क्या कहेंगे कि मुझे तो यही बिल्डिंग चाहिए, मेरी इससे फीलिंग्स अटैच्ड है, इस केस में मुझे ये बिल्डिंग इनको देनी पड़ेगी। इस चीज से बचने के लिए, अच्छा ये बिल्डिंग मेरी 17 करोड़ में बिकने को तैयार है, 7 करोड़ का घाटा होगा इनको दूंगा तो, और मैं इनको 2 लाख या 2, 3, 5, 10 लाख रुपए देने के भी तैयार हूं कि 10 पूरे पैसे तुम 1 लाख के बदले 10 लाख ले लो, और वो क्या कह रहे हैं, मनी नहीं चाहिए मुझे, तो स्पेसिफिक रिलीफ, मतलब वही स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज चाहिए मुझे। आए इतना समझ, आगे। अब मैंने इससे बचने के लिए, कोई बता सकता है क्या करें हम, क्या करना चाहिए? हाँ नहीं पढ़ा अभी, बताइए व्हाट कुड बी द फ्रॉड। हाँ आप कह सकते हो कि आप ऑर्डर हो तो फिर आपके भी उसके तो वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मेरी इमोशंस खत्म, अगर थे भी तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम आप कैपेबल इनफ थे, लूनेटिक, इडियट, अनसाउंड माइंड नहीं थे, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, समझ आ गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और कुछ कंपनी लॉ में कुछ, मुझे बिल्डिंग नहीं देनी इनको, जब तक बोलना नहीं सीखोगे जो दिमाग में आता है आपके, गलत या सही, डरोगे तो अच्छे लॉयर नहीं बनोगे। गलत आता है गलत बोलो, बट ऐसे दीवारें देखोगे और ऐसे देखते रहोगे ना ऐसे, ठीक है, इससे कुछ नहीं है। गलत सही कुछ तो आ रहा है, या इधर कुछ चल रहा है इधर,
कुछ चल रहा है उसको बोलना सीखो, नहीं बोलोगे तो कोर्ट में ऐसे शक्लें देखते रहोगे एक दूसरे की, और कोई ना कोई वकील आके आपसे पहले बाजी मार जाएगा। गलत आता है तो गलत बोलो, सीखोगे कैसे नहीं तो। ओके, और कोई ऐसा कोई आदमी है ही नहीं हमारे पास, कोई राजी नहीं हो रहा है। मैंने बहुत पकड़े ऐसे, कोई राजी नहीं हो रहा है। चलो कुड बी वन, प्रॉपर्टी ही गलत है, बट वो तो पेपर देख के पता, सर वो तो कोर्ट है, कोर्ट तो पेपर देख के कह देगा कि लीगल है ये प्रॉपर्टी। आप कह रहे हो इलीगल है तो आपके पास भी गलत है, तुम भी छोड़ो, तुम भी छोड़ो, सरकारी है ये। ठीक है, और कोई थोड़ा क्विक क्विक जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टी नाम करवाएगी, उस आदमी को जान से मार दे। और कुछ सर, सारा मैटर ही खत्म, उसको जान से मार दें, केस अलग चलता रहेगा मर्डर का, इसको प्रॉपर्टी बेचते हैं 7 करोड़ में और 2-3 करोड़ में वो केस निपटा देंगे। ओके, और कुछ एनीथिंग? ये भारत में हो सकता है, ये केस भारत का नहीं है, ये बाहर का है। ठीक है, नहीं है। ओके, सिंपली एक बच्चे ने जवाब तो दिया बट हाफ था कि क्यों ना ये प्रॉपर्टी किसी को बेच दे। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा। अरे तो आदमी की क्या जरूरत है कंपनी लॉ में? कंपनी बनाओ, आए समझ? कंपनी बनाई मैंने, एक कंपनी बनाई मैंने, एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को प्रॉपर्टी बेच दी। ठीक है, बात खत्म। जब ये मेरे पास लेने, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मेरा मन नहीं है, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैंने किसी और को बेच दी। कोर्ट गए, वही हुआ जो मैंने सोचा। कोर्ट गए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने कहा मैं इसके पैसे देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, मेरी फीलिंग्स से अटैच इस कंपनी से। कोर्ट ने मुझे बुलाया, मुझे पूछा कि जमीन देनी पड़ेगी आपको क्योंकि उनकी फीलिंग्स इन्वॉल्व है। मैंने कहा मैं उनकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, भावनाओं को इज्जत करता हूँ मैं, बट मैं मजबूर हूँ, प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। सर वो प्रॉपर्टी तो मिस्टर आर्टिफिशियल पर्सन के पास पड़ी, आप उससे ले लो जाके। हाँ हाँ, किया ना मैंने, उसको प्रॉपर लीगल ट्रांसफर किया मैंने। ये पर्सन, क्या कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है? खरीद सकती है ना, मैंने इसको दी प्रॉपर लीगल। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो मुझे। सर लेकिन बोल सकते हैं कि अपने ट्रांसफर किया अपने कुछ बेनिफिट के लिए। हाँ तो वो बाद में बोलेगा ना, अभी रुको तो सही एक से। हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था, तो फिर आप कैसे? अर्नेस्ट मनी की कोई लीगैलिटी नहीं है, बता देता हूं। अर्नेस्ट मनी किसी भी लॉ में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। अर्नेस्ट मनी जो होता है ना, बयाना, वो हमारा विश्वास है। एक बयाना एक कस्टम है, कस्टम लॉ है बयाना। बयाना कोई रिटर्न लॉ नहीं है। कभी कहीं पर भी लिखा पढ़ा, कभी इतनी लॉ आपने पढ़ी, बयाना कभी पढ़ा है कहीं पर? ये कस्टम लॉ है। ये हमारे एक कल्चर की वजह से बना हुआ है कि एक के बदले 2 देना पड़ेगा तुम्हें। कल्चर वो बना हुआ है, और कोर्ट में भी वो कस्टम लॉ चलता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। ठीक है, वो क्या है, एग्रीमेंट है खाली, है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उससे ऊपर तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, मैंने जमीन बेच दी वो। ठीक है, अगर एग्रीमेंट है तो कोर्ट में गया कैसे? वो ना, वो पर्सन कस्टम लॉ के बेसिस पे जाएगा, वो कस्टम लॉ के बेसिस पे। और दूसरी चीज और, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कहता है जिसको पहले ट्रांसफर हो जाए प्रॉपर्टी उसकी है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जिसने भी कभी पढ़ा है, क्या कहता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट? जिसके नाम पे प्रॉपर्टी पहले आ जाए उसकी है, चाहे सौदा कभी भी हुआ। तो प्रॉपर्टी तो मिस्टर आर्टिफिशियल के पास आ गई, इसके पास। तो अब कोर्ट ने मेरे को बोला, मैंने कहा कि आई अंडरस्टैंड द फीलिंग्स बट आई एम इनकेपेबल, ये प्रॉपर्टी तो मैंने किसी और को दे दी, मैं नहीं दे सकता आपको, बात खत्म। तो कोर्ट ने कहा किसको दिए? मैंने कहा इस आदमी को दे। कौन है ये आदमी? मैंने कहा कंपनी है। ठीक है, तो कोर्ट ने चेक किया कि कंपनी किसकी है। इस कंपनी में ओनर मैं ही हूं। ठीक है, तो क्या निकला अल्टीमेटली कि ये कंपनी, मैंने कहा कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो अलग और मैं अलग। सैलमन ने कहा, कोर्ट ने कहा, सर डिंशो ने क्या कहा है? तुम वही और कंपनी भी वही, हम कॉर्पोरेट वेल आपके दोनों के बीच की कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करते हैं। आप और कंपनी एक हो, कंपनी आपके कहने पे काम कर रही है, आप कंपनी को बोलो कि प्रॉपर्टी इनको दे, स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपने एंटिटी किस लिए क्रिएट की? फ्रॉड के लिए। ठीक है, ये जॉन वर्सेस लिपमैन में हुआ था डिसाइड। जल्दी से जजमेंट भी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा खाली।
द कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी वाज क्रिएटेड, पहले पढ़ लो, फैक्ट्स भी पढ़ लो, फिर कंपनी फ्रॉड के लिए क्रिएट की है, कंपनी के लिए फ्रॉड के लिए। वाई को भी तो दे सकता था ना, तब पहले वाई को ही बेच देता, कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ, उस टाइम लीगैलिटी नहीं थी सर। इसमें जो वाई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्यों लेगा, मतलब उस वक्त जो भी सिचुएशन रही होगी उनकी, सिचुएशन कुड हैव बीन दैट, मतलब मैं वहां नहीं था, हमारे लॉ के अंदर खाली इतना सा लिखा हुआ है, ऊपर जो इधर के 20% और इधर के 20%, ये मेरी कहानी है आपको समझाने के लिए, बीच में 60% फैक्ट है, इधर का 20 और इधर का 20 जो है ना, वो मेरा आपको समझाने के लिए कि वो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी या मिस्टर वाई उसके पास खरीदने आया, नहीं आया होगा, ठीक है। तो वो जज्बाते नहीं हो ना, इधर इधर के लिए सैलमन भी आधा मेरा था, और वो ली भी ऐसा नहीं था कि वो वहां पर बहुत एक्सपर्ट पायलट था, वो बेवकूफ था तभी तो मरा, ठीक है, एक्सपर्ट होता तो कैसे मरता, ठीक है। तो जल्दी से फैक्ट पढ़ो। फैक्ट, ए अग्री टू सेल सर्टेन लैंड टू बी पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज, अभी फॉर्मेलिटीज होनी थी, मतलब बयाना गया हुआ है, इन बिटवीन उसने क्या किया कि वो एक नई कंपनी बनाई और उसने वो उस कंपनी को सेल कर दिया, 100 पाउंड की कैपिटल बना के कंपनी को सेल कर दिया, ये था फैक्ट। जजमेंट आया, कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी वाज अ क्रिएचर ऑफ ए, कंपनी तो मेरे ही बनाई हुई चीज थी, एंड ए अ मास्क टू अवॉइड द रिकॉग्निशन, वो बस मैं ही हूं, बट एक मास्क था, वो उसको पहचान दूसरी दे दी गई, बट मैं ही हूं, mask to avoid the recognition and that in the eye of the equity, A must complete the contract to that person since he had a full contract of limited company, मेरी तो कंपनी है, मेरा ही कंट्रोल है फुल उस कंपनी के ऊपर, in which the property was wasted, जिसके पास थी, and was in the position to cause the contract in question to be completed, और मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता हूं, तो कोर्ट ने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी लिफ्ट करो, आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर कंपनियां किसी रिलेटिव के नाम पे करें, सबसे कोर्ट फिर भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ मांग लेता, सर मेल में तो क्या पता, मतलब कुछ और करता, वो करता वो क्यों, नाम पे ओनर होता, तो पहली बात अगर किसी इंसान के नाम पे कर देता तो वो इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ा नहीं रहा होता, क्योंकि इस सब्जेक्ट में कब पढ़ाऊंगा मैं, खाली कंपनी के बारे में, तो वो तो फ्रॉड के केस में जाएगा, इंडियन सिविल में जाओ, क्रिमिनल में जाओ, आईपीसी में जाओ, वहां पर जाएंगे केसेस की फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, 420 415 से लेके 420 में जाएगा ये, ठीक है, आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, कि फ्रॉड किया है इसने मेरे साथ। ये तो एक नॉर्मल केस हो गया कि सर बयाना लेके मुकर गया, वो वाला है ना, वो वहां जाओ आप, कौन सा केस लगा रहे हो आपकी इच्छा है। यहां क्यों आ रहा है ये केस, क्योंकि इस केस में एक कंपनी बनाई गई थी फ्रॉड के नाम पे। तो प्रॉपर्टी पे वर्क स्टार्ट हो जाता है, कोई वर्क मतलब कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी यूज में ले आने, तो एम्प्लॉयज ऐड कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता कि आप उस कंपनी का ऑफिस बना दिया आपने उसके अंदर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी का मालिक कौन है, मैं ही हूं अभी भी, तो कंपनी तो जस्ट एक मास्क है, ये बोला इन्होंने कि वर्क हो चाहे कुछ भी हो, जब तक आप उस कंपनी के ओनर हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने आप को ही प्रॉपर्टी बेच दी है, जस्ट टू अवॉइड कि उनको ना देनी पड़े, और थोड़े दिन बाद आप उसको महंगे में बेच दोगे इधर। ओनर कोई और होता तो फिर केस अलग होता, ओनर कोई और होता तो केस थोड़ा सा डिफरेंट होता, कि उसने किसी और को बेच दी प्रॉपर्टी, इनसे सौदा किया और किसी और पर्सन को बेच दी उसने प्रॉपर्टी, तो फिर फ्रॉड का केस लगता। मैं बता रहा हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी इनकी सौदा इनके साथ किया था कॉन्ट्रैक्ट, और बेच दी किसी और को, तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट वेल का केस तो बचा नहीं। अब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, कि मैं ये खाली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लगा सकते हैं कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने तोड़ा है, अब मुझे स्पेसिफिक रिलीफ दिलवाइए, मेरे पास आएगा, मैं कहूंगा सर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने किसी और को दे दिया। अब ज्यादा से ज्यादा कोर्ट क्या कहेगा, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल चीजें स्पेसिफिक रिलीफ मिल नहीं सकता है। इस केस में क्या होगा, जो मेरे को डैमेजेस देने हैं वो देने पड़ेंगे उस केस में। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पड़ा था लास्ट में, इम्पॉसिबल चीजों का स्पेसिफिक रिलीफ नहीं हो सकता है, तो वो तो इम्पॉसिबल, वो आदमी क्यों बेचेगा अपना, ठीक है, डन, पढ़ दिया केस, आगे बढ़े। नेक्स्ट है